हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया है। आज क्लास 10th की बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 5 मीन्स भाग 5 है, जिसमें हम रासायनिक सूत्र मीन्स केमिकल फार्मूला के विषय में अध्ययन करेंगे। केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं, कैसे निर्माण होता है, किसी यौगिक का सूत्र आप याद करते हैं, चाहे इनऑर्गेनिक का हो चाहे ऑर्गेनिक का हो, याद करते करते आपको ढेर समस्याएँ हो जाती हैं। इधर याद किए इधर भूल गए। इन सब की समस्याओं को देखते हुए इसका समाधान इसी के द्वारा संभव है। अगर आपको बैलेंसी पता होगी, केटायन एनायन पता होगा, आपको एक भी रासायनिक सूत्र याद कहीं नहीं करना पड़ेगा। बस केवल आप साथ चलते रहिएगा, पर डे क्लास लेते रहिए केमिस्ट्री का, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होने देंगे। आइए देखते हैं हम पहले धन आयन, उसके बाद ऋण आयन के विषय में देखेंगे, फिर आगे कैसे सूत्र बनता है फिर हम देखेंगे। देन हम आपको लास्ट में डिफिनेशन बताएंगे रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं। H+ हाइड्रोजन, लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca++ या +2, मैग्नीशियम Mg+2, बेरियम Ba+2, जिंक Zn+2, एल्यूमिनियम Al+3 या +++ जैसे भी आपको समझ में आए, एल्यूमिनियम। फिर Cu+, Cu++ या +2, Fe+2, Fe+3। ढेर सारे हैं, बट हम आपको आपके हाई स्कूल लेवल का ही बता रहे हैं, जिससे आपको ज़्यादा बर्डन ना पड़े। हम आपको जब बैलेंसी पढ़ा रहे थे हमने ये कहा था वेरिएबल बैलेंसी, परिवर्तित संयोजकताएं। हमने कहा था जो परिवर्तित संयोजकताएं होंगे एक ही एटम के, जब एक से अधिक बैलेंसी होंगी, संयोजकताएं होंगी, उसे वेरिएबल बैलेंसी कहते हैं। हमने कहा था उसके लास्ट में जिसमें धन आवेश की संख्या कम होगी उसके लास्ट में अस लगा देंगे तत्वों के, और जिसमें अधिक होगा उसमें इक लगा देंगे। यहाँ आप नोट बना के लिख लीजिएगा, ओनली फॉर धन आयन के, जिसमें धन आयन क्या होंगे, कम होंगे, उस तत्व के लास्ट में मीन्स एटम के लास्ट में क्या लगाएंगे, अस। और जबकि जिसमें क्या होंगे, धन आयन अधिक होंगे, उसके लास्ट में इक लगाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो Cu है क्यूप्रम शब्द से बना है, इसका हो जाएगा, देखिएगा कम है ना तो भैया अस लगाएंगे क्यूप्रस, और जबकि इसमें अधिक है +2 है, हो जाएगा क्यूप्रिक। ये फेरम शब्द से बना है, इसलिए इसको लिखेंगे लास्ट में अस लगा देंगे, फेरस हो जाएगा, जबकि ये आपका हो जाएगा फेरिक। इतना ही इसमें आपको देखना है, ज़्यादा देखना नहीं है। आइए ऋण आयन की बात करते हैं। H-, OH-, F-, या के डैश लगा रहे हैं भाई, Cl-, Br-, आयोडीन, सब पे एक सिंगल है, एक सिंगल ही माइनस है, अर्थात इसकी बैलेंसी -1 ही होंगी। इसके साथ साथ ही NO2-, NO3-, O-2, O2-2, S-2, SO3-2, SO4-2, CO3-2, लास्ट PO4-3, एक और लिख लीजिएगा
MnO4 माइनस। इसमें याद रखेंगे जिसमें ऑक्सीजन क्या होंगे, ऑक्सीजन की एटम की बात करें, ऑक्सीजन अगर नहीं होंगे उनके लास्ट में आइड लगा देंगे। फिर इसके बाद इसमें ऑक्सीजन के एटम कम होंगे तो उसके लिए क्या लगाएंगे, आइट। और जिसमें ऑक्सीजन के एटम क्या होंगे, अधिक होंगे, उनके लास्ट में नाम लिखेंगे 8। ये ओनली फॉर एनायन की बात कर रहे हैं, जबकि ये केटायन की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा हाइड्रोजन है ना, ये हो जाएगा क्या, हाइड्राइड। ये OH है, OH माइनस हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। और जबकि ये हो जाएगा क्या, क्लोराइड। इसी के साथ साथ ही ये हो जाएगा ब्रोमाइड, और ये आयोडाइड। देन ये, अब ध्यान दीजिएगा इसमें ऑक्सीजन के एटम कम है जबकि इसमें अधिक है, तो जिसमें कम होगा उसमें लास्ट में लगाएंगे नाइट्राइट, और इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। ये हो जाएगा ऑक्साइड, ये हो जाएगा पर ऑक्साइड, ये हो जाएगा सल्फाइड, ये हो जाएगा सल्फाइट। देन ये सल्फेट, ये कार्बोनेट हो जाएगा। साथ ही साथ ये हो जाएगा फास्फेट, PO4-3। ये हो जाएगा आपका परमैंगनेट, PERMANAG यानी कि परमैंगनेट। अब बात है सूत्र कैसे बनाएंगे हम। धन आयन के नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे है सेम टू सेम वैसे लिख देंगे, जबकि इसमें आपको क्या करना है, देखना है, चेंज करना है। तो पहले लिखेंगे धन आयन, जैसे आप लिख रहे हैं हाइड्रोजन H+। अब देखिएगा जैसे F है, ठीक। अब जो F है, F भी माइनस है, इसका एक प्लस, इसका एक माइनस। अब दोनों मिलकर क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। या ऐसे कह लीजिएगा इसका एक माइनस और इसका एक प्लस, केटायन का जो में संयोजकता होगी ऋण आयन के पास लिखेंगे, और जो ऋण आयन की संयोजकता होगी धन आयन के नीचे लिखेंगे, अर्थात ये 1 1 हो जाएंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम कितने हैं, एक ही तो हैं। अगर एक होंगे तो इसलिए हम एक नहीं लिखते हैं नीचे, और ये F हो जाएगा, हम F भी एटम, ये फ्लोरीन के एटम एक है इसलिए हम नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका HF। अब नाम में क्या परिवर्तन लिखे, कैसे नाम लिखेंगे, कहेंगे नाम कैसे लिखेंगे, तब हाइड्रोजन का क्या है भैया, हाइड्रोजन ही है, कि लिखेंगे हाइड्रोजन, IF क्या हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा, ठीक। इसी तरह H का Cl का देख लेंगे, H+ Cl-। अब इसका एक दोनों न्यूट्रल, एक प्लस है एक माइनस है, अगर न्यूट्रल हो जाएगा इस कंडीशन में बनेगा HCl। कहेंगे नाम कैसे लिखेंगे, आप देखिएगा H का हाइड्रोजन ही लिखेंगे, और जबकि Cl के क्या लिखेंगे, क्लोराइड। कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक इसी की तरह आप H कैसे, HCl होगा, HBr हो गया, HI हो गया। लेकिन साथ ही साथ जब आप हाइड्रोजन का H+ NO2- H+ NO2- से कराएंगे, अर्थात नाइट्राइट से कराएंगे, ये हाइड्रोजन +1 NO2-1, अर्थात दोनों मिलकर के क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। अगर आपको समस्या दोनों काट दिए, लेकिन काटना नहीं है इसमें, तो दोनों काट देंगे तो हो जाएगा HNO2। इसे क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन नाइट्राइट पढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन नाइट्राइट तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसको और एक नाम से जानते हैं, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस एसिड।
आया समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, इसी हाइड्रोजन का जब हम इससे कर रहे हैं H+NO3-, अब दोनों क्या हुए, न्यूट्रल हो गए, उदासीन हो गए। इसका मतलब बना क्या, HNO3-, हाइड्रोजन नाइट्रेट। लेकिन इसको कॉमन नेम में आपको मिलेगा ज़्यादातर बार बार यही मिलेगा, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल मिलेगा। आया समझ में। आप ऐसे बार बार बनाते रहेंगे। लेकिन अभी आप कहेंगे सर आपने कहा तो हम इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं रासायनिक सूत्र की। हमने कहा भैया जब किसी तत्व के प्रतीकों एवं उनकी संयोजकता की सहायता से यौगिकों को संक्षिप्त रूप में जो हम प्रदर्शित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। कहने का तात्पर्य तत्वों के प्रतीकों के एवं उनकी संयोजकता की सहायता से यौगिकों को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक सूत्र कहलाता है। इतना याद रखिएगा आप। अब देखिए H का इधर देख रहे हैं हम ऑक्साइड का, मतलब H+O-2, इसका +1, इसका -2, इसका मतलब 2 क्या होंगे, इधर लाएंगे, 1 इधर ले जाएंगे, बनेगा क्या, H के नीचे 2 आ गया। फिर इसी के साथ साथ ही ये O है, अर्थात ऑक्सीजन के एटम 1 है, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे, बनेगा क्या आपका H2O। इसे आपका कॉमन नेम में कहते हैं जल, मीन्स पानी जो आप पीते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका जो रासायनिक नाम होगा डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड कहेंगे। ऐसा कैसे आपने बता दिया, डाई हाइड्रोजन आप पढ़ते होंगे, याद भी हुआ होगा, CO2 पढ़ते हैं, कहते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन मतलब एटम क्या हैं, 1 हैं, जबकि ऑक्सीजन के एटम क्या हैं, 2 हैं। इसलिए 1 को क्या लिखते हैं, मोनो, 2 को लिखते हैं डाई, 3 को लिखते हैं ट्राई, 4 को टेट्रा। इसी तरह से इसका नाम यूज़ करेंगे। लेकिन जो कार्बन है, कार्बन पहले आया 1 एटम है, जबकि ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो इसलिए हमने 2 लगाया, कार्बन डाइऑक्साइड आपका ये नाम होगा। ठीक इसी तरह अब H2 कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए हम पहले डाई लिखेंगे, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। इस तरह से आप ये इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है जल का। अब अगला देखेंगे H का 2 से H+S-2। अब ध्यान दीजिएगा ये तो हो गया साथ ही साथ इसकी 1 प्लस, इसकी 1 माइनस जरूरत हो रहे हैं। अब इसकी जो बैलेंसी संयोजकता है इसको इधर लाएंगे, इसकी जो बैलेंसी है इसको इधर लाएंगे, हो जाएगा H2। अब ये S है, ये सल्फर के एटम 1 ही हैं, तो इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे, समझने के लिए ना। अब ये क्या हो जाएगा, H2S, नाम क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये नाम हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। अब इसी के साथ साथ ही अब हम किससे बने, अब हाइड्रोजन का हम SO3 से बना रहे हैं, H+SO3-2। अब देखिए इसकी संयोजकता -2 है, जबकि इसकी संयोजकता +1 है। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, H के कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए। और जबकि SO3 क्या है, अर्थात 1 ही है। तो इस कंडीशन पे आपका बना क्या, H2SO3। अब इसका नाम यार क्या लिखा जाए। अब देखिए इसको कहेंगे सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा मैं इससे करा रहा हूँ, H+SO4-2। अब इसकी सब बैलेंसी इधर लाएंगे, इसकी बैलेंसी इधर, कहेंगे इधर इधर आप कर रहे हैं, अर्थात केटायन का एनायन के पास, एनायन का केटायन के पास, नीचे लिखेंगे, हो जाएगा H2SO4, अर्थात 1 है इसलिए हम 1 नहीं लिखे हैं, इसका पूरा लिख देंगे हम H2SO4। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको ये समझ में आ जा रहा है तो यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप फार्मूला लिख देंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा ये। इसको कहते हैं H2SO4, आप सुने होंगे सल्फ्यूरिक अम्ल।
इसे कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड, और जबकि इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात और, अगर H+ SO3-2 है, अगर इसका 1+ ऑलरेडी एक ही तो है ये है, इसका 1+ और इसका 1- न्यूट्रल हो जाए, उदासीन हो जाए, कहने का तात्पर्य हुआ भैया अगर 1+ है इसमें से 1- निकल जाएगा, 1- के साथ उदासीन हो जाएगा, रिएक्शन कर लेगा, तो बनेगा क्या, SO3, एक ही तो माइनस बचेगा भाई, SO3 बना। इसको क्या लिखेंगे, नाम क्या है, H फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया। अब ये क्या, SO3 सल्फाइड हो गया। बट जब पुरानी बुक में देखेंगे आपको जहाँ हाइड्रोजन लिखे हैं ये आपको मिलेगा बाई लिखा मिलेगा, बाई हाइड्रोजन, बाई या हाइड्रोजन सल्फाइड, एक ही पढ़ेंगे, दोनों नहीं पढ़ेंगे। आपको अगर बाई मिलेगा समझिएगा हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन मिलेगा समझिएगा हाइड्रोजन ऑलरेडी है ही है। अब देखिए इसका कैसे सूत्र बनाएंगे, SO3 है, SO3 है। अब इसकी क्रिया अगर हम जिंक से करा ले रहे हैं, देखिए जिंक से Zn+2 है, इसकी +2 है जबकि इसके -1 है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी को इधर ले आएंगे कैटायन के पास, इसकी वैलेंसी को एनायन के पास लाएंगे। अब देखिए जिंक मेरे पास है कितने, एक ही तो हैं। अब भैया ये क्या होगा, HSO3 2 हो जाएगा। नहीं यार ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए HSO3 तब कैसा होगा, 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा ना, ऐसा भी नहीं होगा। अब कहेंगे तब कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा जब हम आपको पढ़ा रहे थे फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे आपको तत्व यौगिक अणु एटम के विषय में पढ़ाए हैं। हमने कहा था मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, मींस पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, हम आपको उसमें पढ़ा चुके हैं। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे ये क्या है, C6H12O6, ये क्या है आपका ग्लूकोज है, कई अणुओं से मिलके बना है, इसलिए इसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कह रहे हैं, बहुपरमाणु अणु कह रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा अब ये जो आपका ये है पॉली एटॉमिक तो है ही है, कई परमाणुओं से मिलके तो बना है, बट इस पे आवेश उपस्थित है, आयन उपस्थित है, इसलिए इसे कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन, या रेडिकल भी कह लेंगे आप, रेडिकल भी कह सकते हैं। अब देखिए जब पॉली एटॉमिक आयन होंगे, रेडिकल होंगे, जब वैलेंसी 1 से अधिक होगी तो उसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। किसको, इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, आपका सूत्र हो जाएगा ZnHSO3 का होल ट्वाइस, ब्रैकेट में कर करके उसको हम नीचे वैलेंसी को लिख देते हैं, तो आपका सूत्र बन जाएगा जिंक हाइड्रोजन सल्फाइड। या जिंक बाइसल्फाइड भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक इसका ध्यान दीजिएगा, सब इसी तरह से सल्फेट भी बना सकते हैं, ये आप याद। अब देखते हैं H का मीन्स हाइड्रोजन का CO3-2, अगर इसकी एक वैलेंसी +1 अब -1 न्यूट्रल हो जाए, अर्थात -1 ही बचेगा, -1 बचेगा, तो इस कंडीशन पे HCO3- बचेगा, इसे कहेंगे बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे। अब देखिएगा इसकी क्रिया मैग्नीशियम करा दिए, मैग्नीशियम सूत्र बना दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा जब मैग्नीशियम से बनाएंगे तो मैग्नीशियम की वैलेंसी भैया +2 होती है, जब +2 होगी इस कंडीशन पे HCO3-, जब HCO3 होगा इसकी वैलेंसी को, संयोजकता को एनायन के पास, इसकी कैटायन के पास ले जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, इधर आएंगे, अर्थात मैग्नीशियम क्या होगा, ये होगा, फिर HCO3 2 है तो भैया होल टेकन ट्वाइस हो जाएगा, नाम क्या होगा, मैग्नीशियम
हाइड्रोजन या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हैं, कार्बोनेट होगा। ठीक इसी की तरह आप हम हाइड्रोजन का पीओ से करा दे रहे हैं, H प्लस PO4-3। अब इसका एक प्लस इसका एक माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका एक प्लस इसका एक माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, तो 3 माइनस में से एक माइनस निकल जाएगा, बचेगा भैया आपके पास HPO4-2। ये बन गया ना, इसको कहेंगे हाइड्रोजन फास्फेट। समझ रहे हैं ना, क्या कहेंगे? हाइड्रोजन फास्फेट। फिर जिससे भी क्रिया कराना चाहेंगे आपको ये बन जाएगा। इसलिए पोटेशियम देख लीजिए, पोटेशियम पे K प्लस, साथ ही साथ हम एक परमैंगनेट का ले रहे हैं, याद रखिएगा आपको, हो जाएगा MnO4-, ये आपका है परमैंगनेट। ये क्या है? पोटेशियम है, इसका +1 होगा, इसका -1 होगा, इसका इधर लाएंगे, इसका इधर लाएंगे। अगर समझ में आ गया हो तो दोनों न्यूट्रल कर देंगे, हमें क्या मिलेगा? KMnO4। पोटेशियम है, मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, अर्थात मिलेगा पोटेशियम परमैंगनेट। अब आप कहेंगे सर ये सब आप इंग्लिश में ही लिख रहे हैं भैया, तो यही हिंदी भी है, यही इसकी इंग्लिश भी है। आप इतना केयर करिएगा एक बार, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, नहीं तो आपको पूरा हिंदी में ही बता रहे हैं। अब तो इतना हो गया, ठीक। आइए अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, देख ले रहे हैं। कहेंगे सब आप सरल ही बता रहे हैं, कठिन की तरफ नहीं चल रहे हैं आप। Al+3 हो गया, ठीक है ना। जब Al+3 हो गया, इसका हम किससे करा रहे हैं? OH से करा रहे हैं, OH-। अब ध्यान दीजिएगा, इसके +3 संयोजकता को इधर लाएंगे, इसकी माइनस को 1 इधर लाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा? Al, ये हो जाएगा OH। OH के 2 एटम है, ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन पे इसको ब्रैकेट में कर देंगे, इसका क्या लिख देंगे? होल थ्राइस कर देंगे, हो जाएगा इसका नाम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक इसी की तरह ये भी कर लेंगे आप, जैसे Cl से ले लीजिए, Al+3 Cl-, अर्थात एक माइनस +3 हो जाएगा Al, ये हो जाएगा Cl3। जब एक एटम होंगे उसको उसी के पास ही नीचे लिख देंगे, तो कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी वहाँ आपको। ये बन जाएगा आपका AlCl3, नाम हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। CHLORID ये मत पढ़िएगा भाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। ओ से देख लीजिए, Al+3 O-2, इसका इधर लाएंगे, इसका इधर ले जाएंगे, बनेगा क्या? Al2O3, नाम होगा क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसी की तरह आप Al का ले लिए, Al+3 CO3-2, इसका 2 इधर, इसका 3 इधर, हो जाएगा Al2CO3। मतलब हम यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ लिख दीजिए, दे रहे हैं CO3। अब 3 है, ऐसा नहीं करेंगे भैया, होल थ्राइस कर देंगे, इसका मतलब हो जाएगा Al2CO3 का होल थ्राइस। क्या नाम होगा इसका? एल्यूमिनियम कार्बोनेट। याद रखिएगा इतना। शायद आपकी समस्या का समाधान हो चुका होगा। कुछ इसके विषय में देख ले रहे हैं, उसके बाद तब हम आगे चल रहे हैं। अब हम Cu का देख रहे हैं, Cu+ का। Cu+, इसके पहले अगर याद होगा ना, आपको मिला था HSO3-। ध्यान दीजिएगा, HSO3- होगा, इसका भी एक प्लस है, इसका भी एक माइनस है, तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे भैया। ये क्या बनेगा? CuHSO3-। नाम क्या लिखेंगे यार? Cu Q+ हो जाएगा, H हाइड्रोजन होएगा, SO3 सल्फाइड हो जाएगा। तो आप लिख देंगे
क्यूप्रस हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, अब देखिएगा दूसरा बना लें, एक Cu प्लस NO3 माइनस, एक प्लस एक माइनस दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, तो बनेगा CuNO3 मीन्स क्यूप्रस नाइट्रेट। क्यूप्रस नाइट्रेट बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे देख ले रहे हैं। Cu प्लस SO3 माइनस 2। अब इसके प्लस एक है जबकि इसके माइनस 2 है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, हो जाएगा Cu2 SO3 माइनस। इसका मतलब क्या बनेगा, Cu2 SO3 क्या हो जाएगा भाई, इसका क्यूप्रस सल्फाइड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए Ca+2 कहीं आपको मिला रहा होगा, या सामने पहले इसका बना उसके बाद उसको देखते हैं। CaCO3 माइनस 2, इसका +2 इसका -2 दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, बनेगा क्या, CaCO3। नाम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। साथ ही साथ अगर इसी का Ca का, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं, Ca+2 अगर यहीं H हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, चलो हम आपका बना रहे हैं HSO3 का बना रहे हैं, तब उसके बाद हम आपको देते हैं दूसरा HSO3। अब ये हो जाएगा इसका +2 जबकि इसका -1 है, इस कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, बनेगा क्या, CaHSO3 का होल ट्वाइस। भैया इसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड या कैल्शियम बाई सल्फाइड होगा। ठीक, अब इसके साथ साथ एक और ले रहे हैं सोडियम का Na+। अब ध्यान दीजिएगा, Na+ तो है ये है, साथ में हम CO3 का ले रहे हैं, CO-2 हो गया, इसका इधर लाएंगे जबकि इसका इधर ले जाएंगे, बनेगा का NaCO3। नहीं समझ में आया, गलत है भैया, 2 को इधर लाइए, अब 2 यहाँ रखिए, Na2CO3 नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन साथ ही साथ जो सोडियम कार्बोनेट तो बनाए हैं, इसमें अगर जो कार्बोनेट के साथ हम हाइड्रोजन को जोड़ दें, हमें बन जाएगा बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। जैसे आप देखते हैं H+ CO3 -2, 1 + 1 माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, मुझे मिलेगा क्या, HCO3 माइनस, इसे कहेंगे बाइकार्बोनेट। अब इसको अगर हम सोडियम से करा दे रहे हैं, Na+, 1 + 1 माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, बनेगा क्या भैया, NaHCO3। नाम क्या होगा, अरे नाम इसका लिखो यार, सोडियम लिखो। अब कहेंगे इसका क्या लिखेंगे, बाई लिख दो चाहे हाइड्रोजन लिख दो, चलो बाई लिख दे रहे हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, कार्बोनेट लिख दो। इसी तरह 1-2 एग्जाम्पल इसका दे रहे हैं, उसके आगे फिर हम चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको Fe+2 साथ ही साथ आपको SO3 -2 होगा, प्लस माइनस दोनों समान है इसलिए न्यूट्रल हो जाएंगे, बनेगा FeSO3 मीन्स दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, अर्थात हो जाएगा आपका फेरस सल्फाइड। अब कार्बोनेट का देख लो, Fe+2 CO3 -2 दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, बनेगा क्या, FeCO3 बनेगा फेरस कार्बोनेट।
कार्बोनेट। अगर यही जो फेरस कार्बोनेट बना है यहाँ पर Fe+3 हो जाएगा और CO3 -2 हो जाएगा। इसको 2 को इधर लाएंगे, 3 को इधर ले जाएंगे, 2 के पास इधर लाएंगे तो Fe2 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, CO3 का होल थराइस हो जाएगा तो फेरिक कार्बोनेट बन जाएगा। आया समझ में कि नहीं? शायद समझ में तो आ गया हो। अगर आपको कम समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हैं। पढ़ रहे थे अकार्बनिक रसायन, इसके बाद अगला पढ़ेंगे आप कार्बनिक रसायन के विषय में, कार्बनिक रसायन के सूत्र के विषय में पढ़ेंगे। बैलेंस ही समझ में आ जाएगी, समझता समझ में आ जाएगा, आपको सूत्र एक भी रटना नहीं पड़ेगा। इतना आप जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप इधर रटेंगे इधर भूल जाते हैं, ये शायद आपकी जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो समस्या का समाधान हो जाएगा। हम केवल आपको हाई स्कूल लेवल तक का ही बताए हैं। हायर क्लास में जब आप मिलेंगे इससे भी अधिक आपको मूलक मिलेंगे, अधिक से अधिक मिलेंगे, तो वहाँ पर जब मिलेंगे तो बात होगी। बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।